नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आपसे स्टैटिस्टिक्स में मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में अभी तक जो मैंने लेक्चर्स डाले उसमें आपने देखा होगा कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनका नंबर काफ़ी लिमिटेड होता है ना। लिमिटेड नंबर से मतलब कि जैसे आप कोरिलेशन देखते हो तो दो वेरिएबल्स के बीच में देखते हो, ठीक है। मल्टीपल कोरिलेशन देखते हो तो तीन वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स, एक वेरिएबल है ना, इनके बीच में आप कोरिलेशन देखते हो। टी टेस्ट लगाते हो है ना, तो एक ही वेरिएबल पे इफेक्ट एक वेरिएबल का देखते हैं, है ना। जब वन वे अनोवा लगाते हैं तो हम एक वेरिएबल का इफेक्ट एक वेरिएबल पे देखते हैं। टू वे अनोवा लगाते हैं तो दो वेरिएबल का इफेक्ट एक वेरिएबल पे देखते हैं। थ्री वे अनोवा लगाते हैं तो तीन वेरिएबल्स का इफेक्ट एक वेरिएबल पे देख सकते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में, जिनको हम एक साथ हैंडल करते हैं या कभी कभी अलग अलग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो वो जो टेक्निक्स हैं वो यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट, है ना, इस तरीके के हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं। लेकिन जब हमारी रिसर्च में बहुत सारे वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उनके साथ जब हमें कोई ट्रीटमेंट करना होता है और उनसे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होते हैं तो फिर हमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे इंटेलिजेंस पर जो रिसर्चेज हुई, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट जिन लोगों ने बनाए ना, तो इंटेलिजेंस में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इंटेलिजेंस में डायमेंशंस हैं या फैक्टर्स हैं बहुत सारे इंटेलिजेंस के, है ना। वो उनके बेसिस पर इंटेलिजेंस को असेस किया जाता है। इंटेलिजेंस में स्पीड होती है, इंटेलिजेंस में एक्यूरेसी होती है, इंटेलिजेंस में मैथमेटिक्स होती है, इंटेलिजेंस में रीजनिंग होती है, इंटेलिजेंस में मेमोरी होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इन सबको अलग अलग असेस किया जाए तो इंटेलिजेंस का टेस्ट तो इतना बड़ा बन जाएगा कि उसको संभाल नहीं पाएंगे हम। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स इस्तेमाल करके वहाँ पे क्या किया गया कि इंटेलिजेंस के फैक्टर्स बनाए गए। फैक्टर एनालिसिस करने के बाद मतलब एक तरीके के जो वेरिएबल्स हैं, है ना, जिनमें हाई कोरिलेशन था, उन वेरिएबल्स को एक ही ग्रुप में डाल करके, है ना, या वो उन वेरिएबल्स में, है ना, उन वेरिएबल्स में जो एस्पेक्ट हाईली कोरिलेटेड थे उन सबको मिला करके एक इस जगह पे डाल दिया गया। वो एक फैक्टर कहलाया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे वेरिएबल्स को रिड्यूस करके कुछ कम वेरिएबल्स में बना दिया गया, जिससे कि जिससे कि किसी चीज का इंटेलिजेंस का मेजरमेंट आसान हो जाए, सरल बन जाए। तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक के माध्यम से इंटेलिजेंस में इतने सारी जो चीजें थी, है ना, कि अगर कोई मेमोराइजेशन अच्छा कर सकता है, कोई रीजनिंग अच्छी कर सकता है, कोई स्पेस मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, कोई लॉजिक अच्छा दे सकता है, कोई अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है ना, लाइक दैट। तो बहुत सारे जो डायमेंशंस थे उनको लेकर के, या वेरिएबल्स थे उनको लेकर के, लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स में जब हम चेंज कर सकते हैं अगर स्टैटिस्टिक्स लगा करके, तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। तो इस तरीके से एक तरीका है जो फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके उन्होंने इंटेलिजेंस का और पर्सनालिटी के टेस्ट भी इसी तरीके से बने, है ना। तो जब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हैंडल करना होता है, उनसे कुछ कंक्लूजन्स निकालने पड़ते हैं, है ना। जब कई वेरिएबल्स का, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का इफेक्ट हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पे देखते हैं, एक वेरिएबल का इफेक्ट कई सारे वेरिएबल्स पे कंबाइंड रूप से हम देखना चाहते हैं, या दो वेरिएबल्स का इफेक्ट दो वेरिएबल्स पे कंबाइंड रूप से देखना चाहते हैं, है ना, या हम क्लस्टरिंग करना चाहते हैं, है ना, या हम डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन लगाना चाहते हैं कि हम किन के बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि व्यक्ति इस ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में आएगा, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है। वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहलाती हैं, जिनमें कि बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ हैंडल किया जाता है। तो इनमें कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे एक तो ये मल्टीवे अनोवा जिसकी आज मैं आपसे बात करूंगा, ये तो है ही। इसके अलावा मल्टीवे अनोवा नहीं, सॉरी, इसको कहना चाहिए मल्टीवेरिएट अनोवा, एनोवा, मल्टीवेरिएट अनोवा। मनोवा का मतलब होता है मल्टीवेरिएट एनोवा, एक ये तरीका है। दूसरा जैसे मैनकोवा है, जैसे एनोवा होता है, एनकोवा होता है, ठीक है। जब मल्टीवेरिएट हो जाए वो एनकोवा तो मैनकोवा कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर एनालिसिस है। अभी मैंने चर्चा की कि फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल किया गया पर्सनालिटी टेस्ट बनाने के लिए और इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने के लिए,
ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर आपने पढ़ा होगा, स्पीयरमैन का के इंटेलिजेंस के फैक्टर्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो 3 फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी, मल्टी फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, यूनी फैक्टर थ्योरी पढ़ी होगी। तो फैक्टर्स की बात कहाँ से आई? फैक्टर एनालिसिस के द्वारा ही वो फैक्टर्स तैयार किए गए। तो वो फैक्टर एनालिसिस है। क्लस्टर एनालिसिस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं कि हम जो आसपास के लोग हैं उनको एक क्लस्टर में रख दें, और जिन जो आसपास के लोग हैं उनको दूसरे क्लस्टर में रख दें, तीसरे क्लस्टर में रख दें। मतलब एक जो कंटिन्यूम में जो स्कोर डिवीजन है उनको हम कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकें। तो इसके लिए क्लस्टर एनालिसिस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस की जाती है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कुछ वेरिएबल्स के बेसिस पे, कि इस कैटेगरी में डाला जाए या इस कैटेगरी में डाला जाए, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है कि इस व्यक्ति को कैटेगरी, एक कैटेगरी में डाला जा सकता है, दूसरी कैटेगरी में डाला जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को उसकी इंटेलिजेंस के बेसिस पे या उसकी वर्बल कम्युनिकेशन एबिलिटी के बेसिस पे हम इफेक्टिव टीचर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्या, है ना। उसके प्रीवियस एकेडमिक अचीवमेंट, उसका इंटेलिजेंस, उसकी क्रिएटिविटी और उसके और एक आध दो वेरिएबल्स को लेकर के क्या हम इन वेरिएबल्स पे हमारे पास डेटा है, तो उसके आधार पे किसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव टीचर होगा, इफेक्टिव टीचर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा कर सकते हैं कि हाँ इस स्कोर तक आ जाता है तो इफेक्टिव टीचर्स में डाल दें, और इसके नीचे रह जाता है तो इनइफेक्टिव में डाल दें। ऐसा कोई पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या स्टैटिस्टिक्स? इन सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके स्कोर्स के या उनके कोरिलेशंस के बेसिस पे ऐसा कुछ किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो फिर वो डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। मेटा एनालिसिस कहलाती है। मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि हम बहुत सारी रिसर्चेस जो पहले की हैं उन रिसर्चेस की फाइंडिंग्स को और ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं, है ना, कि उनकी फाइंडिंग्स ऑफ फाइंडिंग्स हम निकाल सकते हैं। रिसर्च अपॉन रिसर्च जब कहलाती है तो मेटा एनालिसिस कहलाती है, तो वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक कहलाती है ना। इसी तरीके से पाथ एनालिसिस है ना। पाथ एनालिसिस के बारे में आगे पढ़ेंगे। कॉलोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस टेक्निक है। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स कहलाते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं खास तौर पे मनोवा के बारे में। मल्टीवेरिएट, देखिए मैं यहाँ पे इन सब टेक्निक्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि इनका एप्लीकेशन मैनुअली तो किया ही नहीं जा सकता है। ये जो टेक्निक्स हैं या और भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, इन सब के लिए आपको सॉफ्टवेयर रन करना पड़ता है, ठीक है। उसमें आप डेटा डालते हैं और सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि मनोवा है, कुछ है, कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, क्या हाइपोथेसिस ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक टेस्ट कर सकती है। तो क्या हम ऐसी कोई रिसर्च कर सकते हैं जिसमें कि या हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या बेहतर रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं अगर हम मनोवा का इस्तेमाल करें, है ना। अनोवा के बजाय अगर हम मनोवा का इस्तेमाल करें तो क्या बेहतर रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, कुछ नए इंटरप्रिटेशंस दिए जा सकते हैं, है ना। तो ये कहना चाहिए इंसाइट डेवलप करने में आपको सहायता करेगा कि आप मनोवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या इन जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये क्लेम नहीं करता कि मैं आपको इनके स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करना सिखा दूंगा। अप्लाई करना सीखने के लिए तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ स्टडी है ना। तो उसको ठीक प्रकार से हमें अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा और हमारा थोड़ा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। तब हम उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ मेरा पर्पस केवल एक इंट्रोडक्शन देना है जिससे हमें पता रहना चाहिए कि हायर ऑर्डर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, सेकेंड जनरेशन मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं और आजकल कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल रिसर्च में, मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स का इस्तेमाल रिसर्च में हो रहा है, ठीक है, उसका थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाए। ये मेरा पर्पस है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे मनोवा की। मनोवा का मतलब होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आप जानते ही हैं, एनोवा, है ना। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का इफेक्ट, एक आईवी का इफेक्ट एक डीवी पे देखते हैं, या 2 आईवी का इफेक्ट एक डीवी पे देखते हैं, या 3 आईवी का इफेक्ट एक डीवी पे देख सकते हैं, या 4 आईवी का इफेक्ट एक डीवी पे देख सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे अनोवा में बेसिकली क्या करते हैं, 1 वे अनोवा में इंडिपेंडेंट इफेक्ट देखते हैं और 2 वे अनोवा में इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स देखते हैं और साथ में हम इंटरेक्शन इफेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी और उनका सी पे इफेक्ट देखते हैं।
तो ए का इफेक्ट सी पे देख सकते हैं, बी का इफेक्ट सी पे देख सकते हैं, और ए एंड सी का इंटरेक्शन इफेक्ट सी पे देख सकते हैं, ए एंड बी का इंटरेक्शन इफेक्ट सी पे देख सकते हैं। तो ये अनोवा में होता है। अनोवा में बेसिकली क्या होता है कि हमेशा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही रहता है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनका प्रभाव देखा जा रहा है वो कई हो सकते हैं, है ना। एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, ठीक है। 5 वे मनोवा भी हो सकता है, जटिल उतना ही होता चला जाता है वो, लेकिन कई हो सकते हैं, ठीक है। वो भी जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो फिर उसको मल्टीवेरिएट एनालिसिस टेक्निक्स में ही शामिल कर लिया जाता है। जनरली 2 या 3 से ऊपर, जब तीन या इससे अधिक जाते हैं, 3 वे अनोवा या उससे ऊपर जाते हैं तो मल्टीवेरिएट ही कहलाता है फिर, है ना। 4 वे करो, 5 वे करो तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस के कई सारे वेरिएबल्स का इंडिपेंडेंट आप एक साथ इफेक्ट देख रहे हैं, इंटरेक्शन इफेक्ट देख रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके इफेक्ट देख रहे हैं, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। अब मल्टीवेरिएट एनालिसिस मनोवा जो है ये क्या होता है, ये भी इसी तरीके जैसे अनोवा के लेवल्स होते हैं, 1 वे, 2 वे, 3 वे, इसी तरीके से मनोवा के भी होते हैं, 1 वे मनोवा, 2 वे मनोवा, 3 वे मनोवा। मनोवा में होता है क्या है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ ए वेरिएंस इज ए वे टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट, क्या हाइपोथेसिस टेस्ट करता है ये, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वन और मोर, जैसे ये मान लीजिए आईवीज हैं, ठीक है, आईवीज हैं, ये 3 आईवीज हैं, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंस का इफेक्ट भी देख सकते हैं, सेक्स का भी देख सकते हैं, और एससीएस पे भी देख सकते हैं। किस पे देख सकते हैं, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव एन इफेक्ट ऑन ए सेट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन यहां पे मनोवा तब कहलाएगा जब इंटेलिजेंस का इफेक्ट हम 2 वेरिएबल्स पे इकट्ठा देखें, ठीक है। 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, मान लेते हैं एकेडमिक अचीवमेंट और मोटिवेशन है, तो मोटिवेशन और एकेडमिक अचीवमेंट पे इकट्ठा क्या प्रभाव पड़ रहा है ये हम देखना चाहते हैं, तो फिर मनोवा लगता है, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल्स पे हम देखना चाहते हैं इंटेलिजेंस का, तो भी मनोवा ही कहलाएगा, 1 वे मनोवा कहलाएगा। तो 1 वे मनोवा में हम क्या करते हैं, इफेक्ट ऑफ आईवी, है ना, ये आईवी कुछ भी हो सकते हैं, आईवीज 2 या 3 हो सकते, सॉरी एक ही आईवी, एक आईवी होगा, सॉरी 1 आईवी ऑन ए सेट ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, है ना। जब हम एक आईवी का केवल मान लीजिए इंटेलिजेंस का इफेक्ट हम इन 3 वेरिएबल्स पे देखें, अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन, इन पर हम एक साथ प्रभाव देखें जॉइंटली, तो इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी वो 1 वे मनोवा कहलाएगा, ठीक है। ये कैसे लगाया जा सकता है ना, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कैसे लगाया जा सकता है, जैसे हमारे पास मीन DV1 के लिए होगा, इंटेलिजेंस के 3 लेवल्स हमने बना दिए, एक हो गया हाई इंटेलिजेंट, मॉडरेट इंटेलिजेंट एंड लो इंटेलिजेंट, ठीक है। अब हाई इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनका जो DV1 है, अचीवमेंट का मीन, उनका मोटिवेशन का मीन और उनका एस्पिरेशन का मीन। जो एवरेज इंटेलिजेंट है उनका अचीवमेंट का मीन, उनका मोटिवेशन का मीन और उनका एस्पिरेशन का मीन, है ना। जो लो इंटेलिजेंट है उनका अचीवमेंट का मीन, मोटिवेशन का मीन और एस्पिरेशन का मीन। अब हमारे पास ये 3 मीन्स का एक वेक्टर बन गया, है ना, वेक्टर समझते हैं, एक वेक्टर बन गया, ठीक है। ये 3 मीन्स का दूसरा वेक्टर बन गया और ये 3 मीन्स का तीसरा वेक्टर बन गया। तो 1 वे मनोवा क्या करेगा, ये टेस्ट करेगा कि क्या ये वेक्टर मीन्स, वेक्टर ऑफ मीन्स मतलब 3 जो वेक्टर्स हैं, ये तीनों वेक्टर्स एक जैसे हैं या अलग अलग। अगर एक जैसे हैं, है ना, तो इसका मतलब हमारी जो हाइपोथेसिस है ना, नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस among vectors of 3 levels of intelligence, है ना। ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस हमारी यहाँ पे, अगर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस एफ रेशियो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि इनको संयुक्त रूप से ये प्रभावित नहीं कर पा रहा। ये मीन और ये मीन, इनको अलग अलग अगर हम स्टडी करें तो हो सकता है कि एफ रेशियो अलग अलग इफेक्ट देखें 1 वे अनोवा लगा करके, तो ये इफेक्ट आ जाए, ठीक है। इसको लगा करके देखें तो ये इफेक्ट आ जाए। तो जरूरी नहीं है कि जब इंटरेक्शन इन तीनों को मिला करके, है ना, एक वेक्टर बना दिया गया, तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, वो इसके माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये तो वन वे मनोवा में करते हैं, एक आईवी का इफेक्ट दो या दो से अधिक डीवीज पर संयुक्त रूप से, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा वेक्टर, ठीक है। अब हम देखते हैं टू वे मनोवा में क्या होता है। टू वे मनोवा में क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं आईवीज हैं ये दो हो जाते हैं, कोई से दो होंगे, है ना, IV1 IV2 हम ये मान लीजिए नाम दे देते हैं, का इफेक्ट DV1 DV2 और DV3 या DV4, DV केवल दो ही हो तो भी चलेगा, है ना। इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्शन इफेक्ट ऑफ टू आईवीज ऑन ए सेट ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पे दो वेरिएबल्स का प्रभाव जब हम संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पे देखते हैं, ठीक है, तो ये टू वे मनोवा कहलाता है। देखिए इंडिपेंडेंट इफेक्ट कैसे होगा, जब आप इंडिपेंडेंट इफेक्ट देखेंगे टू वेरिएबल्स पे तो ये वन वे मनोवा बन जाएगा, ठीक है, और इंटरेक्शन इफेक्ट देखेंगे दो वेरिएबल्स पे तो ये टू वे मनोवा बन जाएगा। आपको मालूम है कि हर अगले लेवल के लिए हमें पिछले लेवल पे जाना पड़ता है। थ्री वे अनोवा में भी टू वे अनोवा लगता है, वन वे अनोवा भी लगता है ना। टू वे अनोवा में वन वे अनोवा लगता है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इफेक्ट बताता है ना टू वे अनोवा, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ A ऑन C, इंडिपेंडेंट इफेक्ट ऑफ B ऑन C, IV1 का DV पे प्रभाव, IV2 का DV पे प्रभाव, और IV1 एंड IV2 का इंटरेक्शन इफेक्ट देखता है ना। इसी तरीके से जब हम इसको स्टडी करते हैं तो ये इंटरेक्शन इफेक्ट बताएगा, है ना, और इंडिपेंडेंट इफेक्ट के लिए इसमें वन वे अनोवा हमें वन वे मनोवा लगाना पड़ेगा, इसके माध्यम से हम इनका इंडिपेंडेंट इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो दो आईवीज जब हमारे पास होते हैं उनका प्रभाव जब हम दो से अधिक डीवीज पे देखते हैं तो ये टू वे मनोवा हो जाता है, कि जब दो आईवीज का इफेक्ट दो या दो से अधिक डीवीज पे देखा जाता है तो वो टू वे अनोवा हो जाता है। इसी तरीके से जब थ्री आईवीज का इफेक्ट, तीन आईवीज का इफेक्ट हम दो या दो से अधिक डीवीज पर देखते हैं, है ना, तीन आईवीज का इफेक्ट एक साथ दो या दो से अधिक डीवीज पे देखते हैं तो फिर वो थ्री वे मनोवा कहलाता है ना। इसका जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इसकी गणनाएं जटिल होती चली जाती हैं। तो बेसिकली ये वन वे अनोवा में, वो अनोवा में और मनोवा में फर्क क्या है, अनोवा और मनोवा में फर्क ये है कि यहाँ पे डीवीज की संख्या कम से कम दो या दो से अधिक होती है। अनोवा में भी आईवीज तो एक भी होता है, दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, पांच भी होते हैं, लेकिन डीवी हमेशा एक होता है। मनोवा में क्या फर्क है कि मनोवा में हमेशा डीवी दो या दो से अधिक होते हैं, है ना। आईवी एक हो सकता है तो वन वे अनोवा हो जाएगा, दो होंगे मनोवा हो जाएगा, दो होंगे तो टू वे मनोवा हो जाएगा, थ्री होंगे तो थ्री वे मनोवा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये मनोवा का इस्तेमाल, अगर इस तरीके की आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आपके दो आईवीज हैं और दो डीवी हैं, ठीक है, तो आप अभी तक आप टॉपिक बनाते हो तो क्या देखते हो कि दो आईवीज का दो डीवी पे स्टडी हम करेंगे कैसे, तो इसलिए हम दो आईवीज नहीं रख, वो दो डीवीज एक साथ हम स्टडी नहीं करते हैं, एक ही डीवी लेते हैं अपनी रिसर्च में। अगर दो लेते भी हैं तो दोनों को अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टडी करते हैं, लेकिन हाँ क्या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट इफेक्ट अलग अलग देखने के बजाय हम उन दोनों पे संयुक्त रूप से भी इफेक्ट देख सकते हैं, क्या जॉइंटली वो इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते, है ना। जैसे इस हाइपोथेसिस को देखिए, इंटेलिजेंस हैज ए सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन ए सेट ऑफ थ्री एकेडमिक वेरिएबल्स। थ्री एकेडमिक वेरिएबल्स कौन कौन से, एकेडमिक अचीवमेंट, एकेडमिक मोटिवेशन, एकेडमिक एस्पिरेशन। तो इन तीनों को क्या इंटेलिजेंस प्रभावित करता है इकट्ठा, है ना, क्या तीनों वेरिएबल्स एक इकट्ठे संयुक्त रूप से प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं। ये स्टडी मनोवा से की जा सकती है, ठीक है। आप टी टेस्ट लगा करके इसका इफेक्ट इस पे देख सकते हो, इसका इफेक्ट इस पे देख सकते हो, इसका इफेक्ट इस पे देख सकते हो। अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस के तीन लेवल्स आपने बना दिए तो टी टेस्ट के बजाय आप अनोवा लगा दीजिए, है ना, और अनोवा लगा करके आप इंटेलिजेंस के तीन लेवल्स हैं तो इसका इफेक्ट इस पे अलग अलग देख सकते हो। लेकिन जब हम मिलकर के इफेक्ट देखना चाहते हैं कि तीनों पर को संयुक्त रूप से ये प्रभावित होते हैं कि नहीं होते हैं, ओवरऑल जो एकेडमिक वेरिएबल्स हैं क्या वो इफेक्ट होते हैं, एक बार में हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाएगी कि एकेडमिक वेरिएबल्स आर अफेक्टेड बाय इंटेलिजेंस, है ना। अब इस एकेडमिक वेरिएबल्स में क्या क्या शामिल है, उनके ये नाम है, ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं एकेडमिक वेरिएबल्स,
ठीक है, तो हम स्टडी को पहले क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंस एकेडमिक अचीवमेंट को प्रोवाइड करती है क्या। अब हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं क्या इंटेलिजेंस एकेडमिक वेरिएबल्स को प्रोवाइड करती है। ये स्टडी पॉसिबल हो सकती है। अब देखिए कि आप कहाँ एक वेरिएबल को केवल स्टडी कर रहे थे एक बार में, अब आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी कर सकते हो, तो वो वन वे मनोवा कहलाएगा। इसी तरीके से जब इनके लेवल्स, इनके जो आईवीज बढ़ाते चले जाते हैं तो 2 हो जाते हैं तो 2 वे मनोवा हो जाता है, 3 हो जाते हैं तो 3 वे मनोवा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मनोवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को देखिए और आप अगर इसको लगाना चाहते हैं देन यू हैव टू स्टडी मोर रिगरसली। आपको हायर जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की किताबें हैं, ठीक है, उनको पढ़ना पड़ेगा, है ना, और उनसे आपको इस कॉन्सेप्ट को, इसको कैसे इसको अप्लाई करते हैं, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, क्या जो रिजल्ट्स आते हैं इसके, जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स आप रन करोगे, डेटा तो डाल करके स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स रन करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनसे जो टेबल्स जनरेट होती हैं उनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके लिए आपको और अधिक अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। इसके कुछ असम्पशंस होते हैं, ठीक है, जैसे पहला मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी, एक होता है यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी, है ना, कि वेरिएबल जो है उनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वेरिएबल 1 में, वेरिएबल 2 में, वेरिएबल 3 में, वेरिएबल 1 के लेवल 1 में, वेरिएबल 2 के लेवल 2 में, वेरिएबल 3 के लेवल 3 में, इनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर ऐसा होता है तो यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी कहलाती है। जब 2 वेरिएबल्स इकट्ठे होकर के उनका डिस्ट्रीब्यूशन, 2 वेरिएबल्स का इकट्ठा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता है, तो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी कहलाती है, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स का। ठीक है, तो ऑल डीवीज, सभी जो डीवीज हैं और उनके कॉम्बिनेशंस ऑफ डीवीज उसको मल्टीवेरिएट बना देता है। अलग अलग यूनिवेरिएट नॉर्मलिटी कहलाती है, और जब कॉम्बिनेशंस ऑफ डीवीज हो जाते हैं तो वो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी कहलाती है। ठीक है, तो ये इसकी सामान्यतः जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज रेयरली टेस्टेड, क्योंकि ये एक रॉबस्ट टेक्निक है मनोवा, इसलिए इसको टेस्ट करने की सामान्यतः जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मैट्रिक्स। ठीक है, वेरिएंस ऑफ डीवीज टू बी इक्वल अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ डीवीज टेस्टेड बाय द बॉक्स टेस्ट। ये बॉक्स टेस्ट होता है, इसके माध्यम से हम टेस्ट कर सकते हैं इस अजम्पशन को। यहाँ क्या है कि वेरिएंस ऑफ डीवीज टू बी इक्वल अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ डीवीज। एक डीवी के जो लेवल्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस का लेवल, डीवी यहाँ पे कौन कौन से हैं, मान लीजिए डीवी एकेडमिक अचीवमेंट है, तो हाई एकेडमिक अचीवमेंट में वेरिएंस, मॉडरेट एकेडमिक अचीवमेंट में वेरिएंस और लो एकेडमिक अचीवमेंट में वेरिएंस, ये वेरिएंस समान होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरिएंस मैट्रिक्स। एक है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो इससे पिछला जो ऑब्जर्वेशन किया था उसका प्रभाव इस ऑब्जर्वेशन पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यूज ले रहे हैं और एक बहुत अच्छा बच्चा इंटरव्यू दे करके गया, इसके बाद थोड़ा सा एवरेज बच्चा आ गया, आपने कंपैरिजन उसका उससे नहीं किया कि हम किस रेफरेंस में इसको इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारा मानक क्या है, हमारा क्राइटेरिया क्या है जिसके बेसिस पे हम इंटरव्यू कर रहे हैं। हमने क्राइटेरिया बना दिया उस बच्चे की परफॉर्मेंस को, और उससे जब कंपेयर किया तो इस बच्चे का नुकसान है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस कहलाते हैं, कि जब पिछले ऑब्जर्वेशंस अगले ऑब्जर्वेशन को इफेक्ट कर देते हैं, तो ये जो भी हम डेटा कलेक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल करें उसमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये मेजर 3 असम्पशंस हैं जिनका कि हमें मनोवा को इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।